ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, कैलकुलेट करके बताएं। क्या किया गया है, भुजा को 3 गुना कर दिया गया। अब देखो एरिया किस पे डिपेंड करता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, भुजा के स्क्वायर पे। ठीक है, भुजा के वर्ग पे निर्भर करता है। तो अगर आप भुजा 3 गुना कर रहे हो तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, 3 का वर्ग यानी कि 9 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। सिंपल सा प्रश्न था, सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, 9 क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और कई सारे अच्छे प्रश्न हैं, तो मैं आपको हमेशा ही कहता हूं भाई शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्लास अटेंड करें। मतलब जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं पूरे सवाल बनाओ। ऐसा नहीं कि 20 में से लास्ट के 5 बना लिए, शुरुआत के 5 बना लिए। तो कई बार क्या होगा, आप अच्छे प्रश्नों को छोड़ दोगे और वो आपको फिर कभी नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी वो हैबिट हमेशा बनी रहेगी, 10 मिनट 15 मिनट लेट आना, लास्ट के 25 मिनट में आना। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 ज्यादा है, यदि अंश को 3 से गुणा किया जाता है और हर को 2 से गुणा किया जाता है तो वह भिन्न 1/2 बन जाता है। तो दी गई भिन्न क्या है, आप ऑप्शन से कर सकते हो, आप बाई मेथड सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट करके बताइए, सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो हर है वो अंश से कितना ज्यादा है, 2 अधिक है। ठीक है, अब देखो आप इनके ऑप्शन देख लीजिए, सिर्फ पहली लाइन से आप बताओ कहां पे अंश से 2 ज्यादा है। क्या यहां पे है हर 2 ज्यादा, यहां पे तो है, क्या यहां पे है, यहां पे है, नहीं। तो भैया सवाल क्यों बना रहे थे, आपको यही मैं कहता हूं। देखो अब इसमें कुछ करना ही नहीं, ये सीधा ऑप्शन से खत्म हो गया भाई। आगे नहीं भी पढ़ोगे, बोला गया था किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, तो कहां पे ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बाकी रही बात क्वेश्चन को सॉल्व करने की, देखो आप सीधा यहां पे मतलब डाटा बड़ा ही आसान दिया गया। अगर फ्रैक्शन x और y है, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अंश को 3 से गुणा करा दो और हर को 2 से गुणा करा दो। ऐसा करने पे आपको 1/2 मिलेगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया तो x/y आपका सीधा यहां पे आ गया 1/3। बड़े ही बकवास ऑप्शन सेट किए थे एग्जामिनर ने, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। और ये देखो मैं आपको लास्ट तक मतलब पहले ही प्रैक्टिस सेट से बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। ठीक है, कि इस तरह के बड़े ही आसान आसान आपको ऑप्शन दिखाई पड़े थे। और जितने साथी क्लास में लाइव है सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखो धीरे धीरे फेस्टिवल पास में आ रहा है। ठीक है, तो कई लोगों को घर जाना होगा, कहीं आना जाना होगा, बट पढ़ाई आपको करते रहना। हाँ थोड़ा बहुत कम कर दोगे चलेगा, बट अगर ना करो मतलब जेन्युइन रीजन हो तो ठीक है। ठीक है, वरना आप ये हमेशा समझना जब आप सो भी रहे होते हो ना, उस टाइम भी कोई ना कोई पढ़ रहा होता है। ठीक है, कुछ टाइम को छोड़कर। यहां पे आपसे p/q की यानी कि p/q का मान पूछा जा रहा है, जहां पे दिया गया p है आपका 2 प्लस का √3 और q है आपका 2 माइनस का √3। तो 2 प्लस √3 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस का √3। आप इसका आंसर बताइए। मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है, सरल करना है। कैलकुलेट करके बताएं। किसी का आंसर कॉपी पेस्ट नहीं, खुद से सॉल्व करके बताइए। तो क्या करते हो, इसका हम लोग कराएंगे परिमेयीकरण, यानी कि चिन्ह बदल के हर का ऊपर नीचे आप गुणा कराते हैं ताकि हर में से रूट गायब हो जाए। तो 2 प्लस √3 यहां पे हो जाएगा और 2 प्लस √3 यहां पे हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a का वर्ग माइनस का b का वर्ग। तो ऊपर जब आप वर्ग कराओगे 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2ab यानी कि 2 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 का वर्ग 4 और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि ये आपका आ जाएगा 1। तो ऊपर आ गया 7 प्लस का 4 √3 और हर में क्या आएगा 1। तो आप इसको हर में बिना 1 लिखे भी देख सकते थे, बट ऑप्शन में ऐसा ही दिया गया था आपके पेपर में। ठीक है, ऐसे ही दिया गया था। तो क्या होगा, डी आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। SGM, पवन, अमित, औरा, आनंद, अनु, मनोज, चांदनी, रेलवे एग्जाम, बहुत बढ़िया।
आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, पहली 5 भाज्य संख्या का माध्य यानी कि एवरेज और पहली 5 अभाज्य संख्या के माध्य का अंतर क्या होगा। ठीक है, पहली 5 भाज्य और पहली 5 अभाज्य संख्या के माध्य का डिफरेंस पूछा जा रहा है, मतलब दोनों का एवरेज निकालना है, फिर उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। आपको मतलब 5 डाटा लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने आपको बता रखा है भाज्य और अभाज्य एवरेज शाम के 6 बजे पढ़ाया जा रहा है। वहीं पे आपको बताया था अगर प्राकृतिक बोले, पूर्ण संख्या बोले, सम बोले, विषम बोले तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते हो, बट भाज्य और अभाज्य के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इवन वर्ग और घन के लिए फॉर्मूला है आपके पास, क्योंकि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में कोई क्रम नहीं है, गैप कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है। तो आइए यहां पे देखते हैं भाई पहली 5 भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। हम लोग भाज्य संख्या लिख रहे हैं, 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अभाज्य की बात करी जाए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और यहां पे आपका हो गया 11। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा भाई, 8 4 12, 6 18 और 9 27, यानी कि आपका आ गया 37। और इनका जोड़ कितना हो जाएगा 10 और ये आपका आ गया 28। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपसे एवरेज का अंतर पूछा जा रहा है, तो पहले हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं। अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आएगा यहां पे 9। ठीक है, 37 में से 28 घटा दिए। क्योंकि देखो दोनों जगह पे 5 5 ही संख्याएं थी, तो 5 का भाग चाहे पहले लगा लो या फिर आप 5 का भाग बाद में लगा लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। बट ये काम आप तब नहीं कर पाते अगर यहां पे बोल दिया जाता पहली 6 भाज्य। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह 5 5 संख्या की बात करी गई थी। आप चाहे तो यहां पे 5 का भाग, यहां पे 5 का भाग लगा के अंतर ले लो, या फिर अंतर लेके और उसके बाद 5 का आप भाग लगा दीजिए। क्लियर हो गया भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो क्या होगा 1.8 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1.8 हमारे सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब देखो अच्छा का मतलब क्या है, आपने नहीं पढ़ रखा है तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो फिर भैया दिक्कत वाली ही बात है। बाकी आप सॉल्व करिए, एक बार कोशिश करें। आपके सामने ये रहा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये आपका डाटा जो है इसको कुछ भी मेंशन कर दीजिए। चलो लिख देते हैं, नामकरण इसका कर देते हैं, यहीं से कर देता हूं। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। बाकी क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। हाँ, नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा भाई, डायग्राम तो बना सकते हो। इन्होंने बोला है ए एल और सी एम। ठीक है, CD और AD के, मतलब AL जो है आपका वो CD का अभिलंब है, मतलब इस पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया तो ये पॉइंट हो गया L। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है CM जो है वो किसका परपेंडिकुलर है, भैया CM AD के अभिलंब है। तो AD कहां पे, यहां पे है, और CM आप जब खींचोगे, मतलब इस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ये आप खींचोगे कुछ इस तरह से यहां पे आ जाएगा। ये समझ में आया? ये भी यहां पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 अंश का, ये हो गया M। ठीक, अब ध्यान से सुनना, मैं वैल्यू लिख रहा हूं जो इन्होंने दी है, जिसका जिसका मान इन्होंने बता रखा है। इन्होंने AL की वैल्यू बताई है, तो AL आपको बताया गया 20, ये 20 हो गया, और CM आपको बताया गया 15, ये 15 दिया गया है। और किसकी वैल्यू दी गई है, BC का मान बताया गया है, CD बताया गया, CD 18 है। तो यहां पे लिख दूं CD जो हमें 18 दिया गया, क्योंकि फिर यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये डाटा आपके प्रश्न में दिया गया है। अब सिंपल सुनना, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आप मुझे ये बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। भाई समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। मैंने क्या लिखा, बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब देखो इसके प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। CD की लंबाई है 18, तो एरिया इसका परपेंडिकुलर है 20, ये आ गया इसका क्षेत्रफल।
अच्छा, इसका क्षेत्रफल इस वाली लाइन के हिसाब से कैलकुलेट करो। एडी पे परपेंडिकुलर आपको पता है सीएम है, यानी कि एडी इंटू 15। हमने क्या किया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला है। यहां से आप देखो, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपको मैं समझा रहा हूं यहां पे डाटा कैसे भी इसको इरेज कर देंगे। देखो हमने क्या बोला, ये डाटा दिया गया है एडी, ठीक है, ये डाटा आपका कितना दिया गया है, ये आपको पता है, इस पे परपेंडिकुलर है, ये ध्यान से देखना पहले, ये वाला जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, 18 गुणे 20 हुआ, ठीक है। अब उसके बाद इसको देखो, एडी पे परपेंडिकुलर कौन सा है, सीएम, तो एडी की लंबाई हमें नहीं पता है, सीएम 15 है, तो दोनों समांतर चतुर्भुज तो सेम ही है, दोनों जगह से एरिया क्या होगा, बराबर ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से एडी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 5 से डिवाइड करोगे 3 बार, 5 से डिवाइड करोगे 4 बार, 3 से डिवाइड कर दिया आपने, ये 6 आ गया, तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई, 24, ठीक है। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये 18 है तो ये भी 18 होगा। आपसे परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप कितना हो जाएगा भाई, 18 18, यानी कि 2 बार 18 आ जाएगा और 2 बार जो है आपका 24 आ जाएगा, दोनों भुजाओं की लंबाई, तो 24 और 18 42 हो गया, 42 का 2 गुना 84 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, 18 प्लस का 42, सॉरी 18 प्लस का 24 बराबर होता 42 के, 42 का 2 गुना 84, ठीक है। क्वेश्चन देखो डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि आपको कंसेप्ट नहीं पता, वो सब बताने में भले समय लग गया, बाकी आसान था। एक बार फिर से प्रॉपर्टी बताता हूं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये 18 है तो ये भी 18 होगा, ये आपने कैलकुलेट किया 24 तो ये भी 24 होगा। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अरे समझ में आया, तो डिफिकल्ट नहीं है। और देखो कुछ भी आप पहली बार जब देखोगे वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो उसको रिवाइज करना है, इसीलिए आपको इतना प्रीवियस ईयर पहले ही करा दे रहा हूं, जिससे आपको आइडिया भी लगे और आपको खुद पता चल जाए कौन से टॉपिक आपके वीक हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, √54 गुणे √6 का मान ज्ञात कीजिए। रूट का 54 और √6 की वैल्यू क्या होगी। अब अच्छे सवाल भी, आसान प्रश्न हर टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो आप ये कर सकते हो, डायरेक्ट रूट के अंदर गुणा करा लो, या फिर अगर आप इसको ध्यान से देखें भैया, 54 का मतलब क्या है, 9 गुणे 6 है, यानी कि आपका हो जाएगा 3√6, ठीक है। और इसमें √6 का आपको मल्टीप्लाई कराना है, तो 3 गुणे 6 हो गया, यानी कि वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 18, मतलब 18 आ गया। तो 18 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। पवन, औरा, दिव्या कुमारी, सलोनी, जगेश्वर, युक्ति, चांदनी, रेलवे एग्जाम, नीरज, अंजू, रूबी, मिस्टर रसगुल्ला, राकेश जीनवाल, बहुत बढ़िया, प्रिया बहुत अच्छे। इसका आंसर बताइए, एक बार पहले इसको पढ़ लो। अब देखो हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग के प्रोस्पेक्टिव से पूछा गया हो, रीजनिंग में पूछा गया हो, बट क्योंकि मैं परसेंटेज में आपको वेन डायग्राम पढ़ाता हूं, तो सवाल मैं भी करा सकता हूं। मतलब आप मैथ के किन्होंने, मतलब अगर आपने मैथ पढ़ा ना, तो आप ये नहीं कहोगे सर ये रीजनिंग के कंसेप्ट से मैंने बनाया, भाई मैथ का कंसेप्ट ही लग रहा है, वेन डायग्राम आप दोनों जगह पढ़ते हो, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार आप सवाल पढ़िए, डाटा एक लैंग्वेज में इसलिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, पढ़ो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखो बन जाएगा, अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ रखा है, यानी वेन आरेख पढ़ रखा है ना, तो आप इस सवाल को बना दोगे। एक बार खुद से पढ़ लो। चलो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। बोला गया पिछले वर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड थे, उनमें से 33 छात्रों ने खंड ए में कट ऑफ क्लियर किया, 34 ने बी में क्लियर किया, 32 ने सी में क्लियर किया, 10 छात्र ने खंड ए और बी में कट ऑफ क्लियर किया, 9 ने बी और सी में क्लियर किया, 8 ने ए और सी में क्लियर किया। केवल एक खंड को क्लियर करने वाले छात्रों की संख्या बराबर थी और वह प्रत्येक खंड के लिए यानी हर सेक्शन के लिए 21 थी। तो कितने छात्रों ने सभी खंडों को क्लियर किया। अब सिंपल देखो, आपको थोड़ा अगर डिफिकल्ट लग रहा, अभी इसको आसान किए देता हूं। ये आपका कुछ ऐसा, भाई ये हो गया सेक्शन ए और ये हो गया सेक्शन बी, ठीक है, और ये हो गया सेक्शन सी। कुछ इस तरह का डाटा बन रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह का डाटा बन रहा है।
ठीक है, तो अब नामकरण आप कर दो भाई, ए बी सी डी कर दीजिए। खंड ए में बोला गया है 33, तो ये आपका खंड ए हो गया, इसका और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तीनों वाले ये वाला डाटा आपको पता करना है। आमतौर पे हम लोग जब 3 वाले डाटा सवाल होते हैं, आप स्टार्ट कहां से करते हो यही बता रखा हूं, जो सबसे ज्यादा कॉमन है यहां से, बट यही वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, यही वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न, किसी ने लिखा ये क्या है भैया, ये सवाल है। ठीक है, अब तो मैंने काफी आसान कर दिया, कहो तो थोड़ा सा और आपको इसमें बता दूं, थोड़ा चलो हेल्प कर देता हूं। देखिए ध्यान से डाटा को सुनना। इन्होंने बोला है वह प्रत्येक खंड के लिए 21 थी। कौन? केवल एक खंड। केवल एक खंड का मतलब ये वाला हिस्सा, इसमें तो देखो कॉमन हो गया, मतलब ये सबके लिए 21 दिया गया। यहां भी 21 होगा, यहां भी 21 होगा, यहां भी 21 होगा। ये किस हिस्से की बात करी जा रही है? ये बात की जा रही है इस हिस्से की। इसको अगर मैं फिल करना चाहूं तो ये वाला, ये है 21, ये समझना। अब देखो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, आपको ये क्लियर हो गया। केवल एक खंड का मतलब केवल सी का, केवल ए, केवल बी, और ये सबके लिए 21 ही बताया गया है। ठीक है, आपको कैलकुलेट कौन सा करना है? आपको ये वाला डाटा बताना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमें बताना है। अब चलो थोड़ा सा और हिंट दे देता हूं, इसको आप पहले ही x मान लो। हमने क्या किया, इसको x मान लिया। अब एक बार आप कोशिश करो, बहुत मतलब देखो आसान सवाल है, कठिन नहीं है भैया, बट हां एक बार आपको इससे गुजरना पड़ेगा। तुक्का लगाने वालों क्या करके मानोगे भाई? देखो आ जाओ, ये तो समझ में आ गया ना। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, आप ये बताओ ए और बी का टोटल कितना बताया गया है? बोला गया है ए और बी को, देखो यहां पे दिया गया है ए और बी में कट ऑफ क्लियर किया है 10 छात्र ने। इसका मतलब ए और बी का सेक्शन कौन सा है? ये है ए और बी, ये 10 है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस का x हो जाएगा। ठीक, और यहां पे हम लोग देख लेते हैं ए और सी में, ए और सी में 8 ने किया है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस का x। ऐसा क्यों किया भैया? टोटल ए कितना है? ए 33 दिया गया ना, तो मतलब इसका जोड़ 33 के बराबर होगा। इसको जरा ऐड कराना, 21 8 29 और 10 हो गया 39, और यहां पे माइनस का x बराबर आपका दिया गया है 33, तो x बराबर किसके हो जाएगा? 6 के। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। मनोज शुक्ला जी आप बताइए, आपको क्वेश्चन में मतलब कहां पे कुछ ऐसा लग रहा है? एक बार मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं। इन्होंने बोला 35 छात्र ने खंड ए में कट ऑफ क्लियर किया, तो खंड ए टोटल ये है आपका 33, ये है 33। ठीक है, ये 33 है, और फिर इन्होंने बोला है ए और बी में कट ऑफ क्लियर करने वाले, तो ए और बी का सेक्शन कौन सा है भैया? ए और बी का ये है कॉमन। इसकी वैल्यू इन्होंने आपको बता रखी कितना है? 10 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 10 है, और इसकी वैल्यू आपको बताइए ए और सी का 8 है। ठीक है, आप कोई यहां पे कैलकुलेशन करना चाहे, अब हमें टोटल ए का डाटा पता है और टोटल ए का बताया गया 33 विद्यार्थी, तो इन सबको हमने ऐड करा लिया। ये कितना हो गया? 29 और 10 39, और x आपका बचेगा कितना? ये इससे कैंसिल आउट, माइनस का x बराबर 33, क्योंकि बोला गया है खंड ए में 33 छात्रों ने कट ऑफ क्लियर किया है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा अगर आपने वेन डायग्राम बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कैलकुलेट करके बताएं, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सॉल्व करके बताइए। ए का वेतन बी के वेतन से, यहां पे ये 2 बार टाइप हुआ है, क्या बोला गया है? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है?
ठीक है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। तो 2 पे 1 ज्यादा, यानी कि ए का वेतन जो है वो कितना है, अगर इसका वेतन 2 है तो इसका वेतन 3 है। अब पूछा गया बी का ए से कितना कम है, 1 यूनिट की कमी है, किस पे है, 3 पे। तो 1/3 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 35 सही 1/3%। कितना आ जाएगा, 33 राइट 1/3%। और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, मैं बार बार आपसे बताता हूं। देखो 1-2 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आप विदाउट कॉपी पेन बता दो, जैसे ये प्रश्न है, ठीक है। बट ये सब सवाल आप हमेशा बनाओगे। जो प्रश्न आप नहीं बना रहे हो वो आपको सीखना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। क्या दिया गया है, 3, 5 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 3, 5 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो भैया सिंपल आपका 3, 5 और यहां पे है आपका 15, ये वाला डाटा आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको कई कंसेप्ट बता रखे भाई, अंदर वाली संख्याओं का गुणा बाहर वाले गुणे के बराबर होता है। ये 75 है तो ये 75 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 25 होगी। ऐसे ना समझ में आए, ऐसे देख लो, 3 का 5 गुना, 5 का 5 गुना 25 होगा। बाकी ऐसे बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल कंसेप्ट से अगर आप जाना चाहते हैं तो 15/x हो जाएगा, वो मैंने आपको समझा दिया। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 75 हो जाएगा, और यहां से x का मान कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो डायरेक्ट भी दिख रहा था। अगर किसी ने टॉपिक नहीं पढ़ रखा है, हमने आपको कंसेप्ट बता दिया। समानुपात का मतलब क्या है, पहले दो का अनुपात आखिरी दो के क्या होगा, बराबर होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। और देखो बातचीत कम किया करो, सवाल बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया करें, ठीक है। बात करने पर कम, क्वेश्चन बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया करें। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि उन्हें इस कार्य के लिए कुल 270 का भुगतान प्राप्त होता है तो इसमें से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसमें से बी का हिस्सा ज्ञात करें, कैलकुलेट करके बताइए। तो ए के बारे में आपको बताया गया 15, बी के बारे में बताया गया है 20, सी के बारे में बताया गया है 30। तो ये आपका 15 हो गया, बी हो गया आपका 20 और सी आपका हो गया 30। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 60 होगा। 15 से डिवाइड करोगे, ये आपका 4, ये आपका 3 और ये आपका 2 यूनिट, ठीक है। अब बोला गया बी का हिस्सा क्या होगा। देखो तीनों ने मिलकर काम को समाप्त किया है भाई। बी हमारा 3 यूनिट काम करता है, कितने में से, 4, 3, 7, 2, 9 में से, यानी कि 3/9 क्या होगा। देखो आप इससे ये पता कर रहे हो कि बी हमारा 3/9 हिस्सा काम कर रहा है, मतलब तीनों मिलके 9 यूनिट, तो बी 3 यूनिट। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। और टोटल पैसा आपको बताया गया 270 रुपए। यहां पे 270 का गुणा करा दीजिए, कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 90 रुपए। कितना आ जाएगा, 90 रुपए। तो 90 रुपीज क्या होगा, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चमक नहीं रहा, फोन का ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लो। कैसे कैसे लोगे भाई, इसका आंसर बताओ। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, पता ये सब टॉपिक ऐसे हैं, जैसे ये आपका किस टॉपिक का प्रश्न है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता होगा अगर किसी ने 12th में मैथ पढ़ी होगी, खासकर आपने यूपी बोर्ड से, तो मेरे टाइम पे क्या होता था, निर्देशांक ज्यामिति की एक अलग से किताब होती थी, इतनी मोटी। तो पूरा सब कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिलेक्टिव, 4 से 5 घंटे, मतलब 4 पार्ट या फिर 5 पार्ट आपको बता दिया, ठीक है। और उसमें से ही 99% संभावना है क्वेश्चन आ जाएंगे, और बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बहुत सारे होते रहेंगे, ठीक है। अब कोई ये सोचे, अब नॉर्मली क्या हुआ होगा ना, जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे मैक्सिमम लोग छोड़ के आए होंगे इन सब टॉपिकों के प्रश्न।
भैया रामचंद्र जी देखो, साइंस अगर आपका मैथ और रीजनिंग सही है, साइंस नहीं आता तो साइंस के लिए तो मतलब ठीक है, आप कोई बुक उठाओ रेलवे का, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर उठा लो, आप उसी की प्रैक्टिस करते रहिए, उसी के सवाल बनाते रहो, ठीक है, साइंस आपकी अच्छी हो जाएगी। और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। शुक्र मनाओ कि आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है, वरना इसमें आपको पहले क्या कहते हैं, मतलब कंसेप्ट भी सीखना पड़ता, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती। वहां पे आप प्रैक्टिस करते रहो, अपना टेस्ट वगैरह देते रहिए। सुन लीजिए, ये भी क्वेश्चन आया था, बट मैं अभी देखो समझा रहा हूं, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगर देखो टॉपिक तो ऐसा मैक्सिमम लोगों ने पढ़ नहीं रखा है। देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये और ये आपके क्या बता रहे हैं, इन दोनों का जो सेंटर है, ठीक है। अभी आपको वृत्त के क्या कहते हैं समीकरण कैसे लिखा जाता है ये आपको नहीं पता है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। एक्स और वाई का गुणांक आपको सेम दिखाई पड़ रहा है, यही क्या करता है, इसके केंद्र को डिसाइड करता है, ठीक है। तो दोनों का केंद्र सेम है। अब आप मुझे इतना बता दो, बाकी जब टॉपिक पढ़ोगे वो आपको पता चल जाएगा। अगर दो वृत्त ऐसे खींचे गए हैं, ठीक है, दो वृत्त इस तरह से खींचे गए हैं, तो अब बताओ इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यही कंसेप्ट है, ये तो मैंने पढ़ा रखा है ना, मतलब जिन्होंने सर्कल पढ़ रखा होगा, इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, एक भी नहीं। और आपसे बोला गया था इस पर किसी स्थित बिंदु से, तो इस पे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच पाओगे, इससे कोई लाइन जाएगी वो इसकी स्पर्श रेखा नहीं होगी। आपसे बोला गया है इस वृत्त से इस पे हम लोग स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, उसकी लंबाई क्या होगी, तो इस पे किसी भी बिंदु से इस पे कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती। तो आपका आंसर यही होगा, कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो सेंटर है, दोनों का जो केंद्र है वो समान था, ठीक है। बाकी डिटेल जानकारी आपको जो है वो टॉपिक में मिलेगी, ठीक है। मैंने इतना आपको बता दिया कैसे पता चला कि उसका केंद्र बराबर है, क्योंकि एक्स और वाई के जो गुणांक थे वो दोनों में क्या थे, बराबर थे। बताइए। देखो जीरो वहां पे इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि बात यह है कि संख्या, जैसे आपसे मैं पूछूं, ठीक है, आपके पास 10 रुपए हैं, उसमें से आपने 10 किसी को दे दिए, ठीक, तो आप कहोगे कितने बचे, 0 बचे। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब आपके पास एक भी रुपया नहीं है, ठीक है, मैंने बोला किसी को 10 दे दिए, तो भैया यहां पे वो संभावना ही नहीं है, ठीक है। यहां पे वो संभावना ही नहीं, मतलब कोई उभयनिष्ठ रेखा, कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची ही नहीं जा सकती है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 7 बचता है। तो 35, 40 और 60 का हमें क्या करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम आसानी से 120 आ गया, ठीक है। 7 की कमी है, 7 का गुणा आपने करा दिया, 12 सते 84, 840 हो गया। संख्या क्या होगी, बोला गया प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचे, तो 7 घटा दूं क्या। देखो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनका हालांकि इन्होंने माइनस वाला दिया नहीं है, भैया 833 एक ऑप्शन देना चाहिए था, बट मैं आपको बताता हूं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मास्टर साहब कब जोड़ देते हो कब घटा देते हो, मुझे भी तो बताओ। मैं कुछ नहीं करता हूं, सवाल बताता। आप सोचो अगर मैं 7 घटा दूंगा तो जब आप भाग लगाओगे 7 की कमी महसूस होगी, जबकि मुझे 7 शेषफल चाहिए। इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, और शेषफल आपका 7 बचता चला जाएगा। तो कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में 833 भी होता फिर भी आप 847 बताते। यदि x y से 20% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। x y से 20% अधिक है, इस तरह का एक क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कराया था। तो कैलकुलेट करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो क्या बोला गया है, एक्स वाई से 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा का मतलब क्या है भाई, अगर ये आपका 5 है तो ये 6 है। अब ये कितना कम हो जाएगा, 1 यूनिट की कमी है, तो 1 की कमी है किस पे, 6 पे। परसेंटेज निकालना, 100 का आप गुणा कराओगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और जो लोग नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास का जो ये प्रैक्टिस सेट वाली क्लास है आपकी रात के 9 बजे होती है। कितने बजे, डेली रात में 9 बजे ये आपकी क्लास होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाई घड़ी तो आप डेली देखते हो, घंटे को मिनट में, ये सब काम आप डेली करते हो, बट इसका आंसर क्यों नहीं बता रहे हो तुरंत। लग रहा है से काम नहीं चलेगा भैया, आंसर बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ जो आपको आंसर लग रहा वो बताओ, मतलब सॉल्व करने के बाद। अब देखो इसमें कई लोग पेपर में गड़बड़ी कर देंगे भैया, 1 घंटे 48 मिनट अगर आप बता रहे हो ये गलत है। ठीक है, ये जल्दबाजी का नतीजा है, 1 घंटे 48 मिनट आपका सही जवाब नहीं होगा। आइए समझते हैं। अच्छा घंटे को मिनट में ये तो क्लियर है, 1 घंटा सीधा सीधा है। 0.08 आवर्स को आप घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कराओगे तो ये 48 नहीं आएगा। पहले तो आपको ये समझना है, 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, ये आपका आएगा 4.8 मिनट। बात को समझना, मतलब 1 घंटे 4 मिनट हो गया। आप इस ऑप्शन के साथ चले जाओ, बात खत्म। बाकी अभी बता देता हूं पूरा कैसे, फिर से सुनना। ये 1 घंटे पूरे हैं, ठीक है। 0.08 को जब आप मिनट में बदलने गए तो 60 का गुणा कराओगे, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये आपका आया 4.8 मिनट, यानी कि 4 मिनट पूरा हुआ। तो एक ही ऑप्शन में 4 मिनट दिया गया है, ये सही हो गया। बाकी फिर 0.8 मिनट को जब आप सेकंड में बदलोगे तो 60 का गुणा कराओगे तो ये आपका हो जाएगा 48 सेकंड। समझ में आया। तो 1 घंटे 4 मिनट और 48 सेकंड आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ये भी गलत कर रहे हैं, बताइए। कैसे काम चलेगा भाई, ऐसे आसान आसान प्रश्न आप अगर गलत कर दोगे तो काम कैसे चलेगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पी और क्यू ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। पी 4 महीने बाद उस व्यवसाय से बाहर निकल गया। यदि वर्ष के अंत में व्यवसाय में 6400 रुपए का लाभ हुआ तो इसमें से पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, पी का हिस्सा बताना है, क्या होगा कैलकुलेट करके बताएं। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं बताओ भाई। पूंजी बोला गया, बराबर पूंजी लगा रहे हैं, पूंजी कितना लगाया गया यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना है और कितने समय के लिए लगाया गया, उसी अनुपात में उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो पी और क्यू का देखो पूंजी तो बराबर है। ठीक है, बोला गया पी 4 महीने बाद पैसा निकाल लिया, यानी कि इसका पैसा 4 महीने तक लगा रहा, और वर्ष के अंत में यानी कि क्यू के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो ये 12 महीने तक पैसा लगा रहा, यानी कि इनको 1:3 के अनुपात में फायदा होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया पी का हिस्सा कितना होगा, भाई पी को 1 रुपए मिलेंगे अगर 4 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 1/4 भाग, क्योंकि दोनों का मिलाकर हिस्सा हुआ 4 यूनिट। ठीक है, तो टोटल पैसा आपको बताया गया 6400 रुपए, 4 का भाग लगाओगे 1600, क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा 1600, यानी कि 1600 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करके बताइए।
निम्नलिखित समीकरण में n का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण को देखिए और इसमें n की वैल्यू बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। देखो भिन्न का जोड़ घटाओ, दशमलव का जोड़ घटाओ, ये सब आपको आना चाहिए। मतलब कई लोगों को मुझे पता है फ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है। मतलब अगर उनसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि 4/5 प्लस का 2/3 या फिर 2/18 कर दिया जाए, इसमें मतलब समय लगा देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत मतलब बेसिक है। आपने ये क्लास 5 से पहले ही पढ़ा रहा होगा, कक्षा 5 से पहले। अब यहां पे क्या होगा, हम लोग यहां पे इनका एलसीएम ले रहे हैं। भाई ये 9 हो गया, 3 से डिवाइड करोगे आपका 3 हो गया, प्लस का 2, ठीक है, बराबर हो गया n+1 और यहां पे आ गया आपका n+5। ध्यान से समझना, ये आपका हो गया 5/9 और बराबर हो गया n+1 और डिवाइडेड बाई n+5। अब देखो एक मैं आपको मैथ का जादू दिखाता हूं। अब कई लोग यहां पे तिरछा गुणा कराएंगे, बट तिरछा गुणा कराने की जरूरत नहीं। आप देखो यहां पे 4 का गैप है, यहां पे भी 4 का गैप है, नहीं होता तो हम बराबर कर लेते, तो सीधा n+1 की वैल्यू 5 होगी, n का मान 4 आएगा। आप तिरछा गुणा कराओगे तब भी यही होगा, n की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे 4 ही आएगी, n का मान 4 आएगा। बट ऐसा आप कब कर पाए, देखो अगर यहां पे गैप 4 है, यहां पे 3 होता तो आप ये काम नहीं कर पाते। बट यहां पे गैप 4 का है और यहां पे भी गैप 4 का है, तो हमने अंश को अंश से बराबर या फिर हर को हर से बराबर कर दो, ठीक है, अंश को अंश से बराबर या फिर हर को हर से बराबर कर दीजिए। बाकी अगर कोई चाहे तो इस सवाल को आप बाई ऑप्शन भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। बाई ऑप्शन कैसे, n का मान रखो, 1/5 आएगा, ये वैल्यू 1/5 है कि नहीं, 1 रखोगे, ये आपका 2/6 यानी कि 1/3 आ जाएगा, ये नहीं मिलेगा, 4 रखोगे वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। 144, 180 और 384 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, यानी कि इसका एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। संख्या थोड़ी सी बड़ी बड़ी दी गई है, तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, आप मेथड लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखो क्लास में आप इस तरह से सॉल्व किया करो, मान के चलो आप पेपर में ही बैठे हो, ये नहीं कि तुक्का लगा रहे हो, क्योंकि फिर वही हैबिट रह जाएगी पेपर में। फिर आप देखो कई बार क्या होता है ना, आपको लगता है सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी बट उस हिसाब से नंबर मेरे नहीं आए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी करी। नहीं देखो तिरछा गुणा पर भरोसा है, तो जिस पे भरोसा वही करना है, यही तो मैं आपको बताता हूं। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है, आपको पता चल रहा, जैसे आपको पता चल गया कि मुझे तिरछा गुणा पर भरोसा है, तो आप तिरछा गुणा ही कराओ। मैंने वो बता दिया कि ऐसा भी होता है। तो अगर आपको लगता है अभी आगे पेपर बहुत दूर है, तो आपको लगता है अगर तब तक आप उस कंसेप्ट को सीख जाते हो अच्छी बात है, वरना तिरछा गुणा कराओ, किसने रोका है। अब देखिए इनका एलसीएम तो हमें कैलकुलेट करना है, बट एक बार देखते हैं क्या ऑप्शन से बन जाता। भाई एक तो लास्ट में 0 आएगा, हमारा आंसर 9 से डिवाइड होगा। अब देखो 9 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं, 9 से ये आपका डिवाइड हो रहा है, 7 5 12 6 18, जी हाँ, ये डिवाइड हो रहा नहीं, ये डिवाइड हो रहा नहीं। ऑप्शन बहुत ही बेकार बनाया था, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा तो बना था, बट ऑप्शन ऐसा दिया गया कि आपको एलसीएम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। ये थोड़ा सा आपको मतलब चलो आप कोशिश करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई समझेंगे क्या होगा, ठीक है। नहीं बनेगा आपसे तो समझा जाएगा। इसका आंसर बताइए। और आप ये भी देख रहे होंगे त्रिकोणमिति या फिर जो है हाइट एंड डिस्टेंस, इनके 2 क्वेश्चन आपको मतलब पेपर में देखने को मिल रहे हैं, कई सारे से, मतलब एक तो हर में है, किसी किसी में 2 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार, जैसे देखो पहले आप इसमें ये कोशिश करो डायग्राम कैसे बनेगा। पता चला किसी ने पहले क्या किया, आप मीनार बना दिए, ये इमारत बना दी आपने क्या किया, टावर बना दिया। अब यहां से इसके शीर्ष, ये तो हो गया उन्नयन कोण ना,
ये तो उन्नयन कोण बनाएगा ना, बट दोनों के लिए बोला गया है टावर के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण, मतलब यहां से व्यक्ति नीचे देख रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि इमारत जो है 60 मीटर ऊंची है और जो टावर है वो इससे छोटा है, ठीक है। कुछ इस तरह का डाटा है, तभी तो अवनमन कोण बनेगा। अब इसका अवनमन कोण दिया गया है और इसका अवनमन कोण दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है भाई, एक आपका ये 30 डिग्री दिया गया है 30 अंश, और ये आपको बताया गया है 60 डिग्री यानी कि 60 अंश है। तो वो 60 है, इसका मतलब ये 60 हो जाएगा और ये कितना होगा 30 हो जाएगा। ये डाटा आपके दिए गए हैं, ये टोटल 60 बताया गया, आपसे इसकी लंबाई पूछी जा रही है। देखो ऐसे सवालों में आप क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आप कॉमन ढूंढते हो, मतलब जैसे दो कोण बन रहे हैं, ये 30 ये 60, इन दोनों में कॉमन क्या है, इनका आधार, ये कॉमन है, ठीक है, ये क्या है कॉमन है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको x मान लेते हो तो इसका मतलब ये भी x होगा भैया, ये आपका 30 डिग्री है। तो पहले हम लोग इसकी हाइट पता कर रहे हैं, ठीक है, ये कितना, अगर ये आपने पता कर लिया इसमें से ये घटा दोगे, ठीक है। एक बार मैं आपको x मान के बता रहा हूं, फिर बताऊंगा विदाउट x कैसे ये आपका क्वेश्चन चुटकी में यानी कि सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। पहले आप इसको समझो, ठीक है, सेकंडों में बाद में सॉल्व करना, पहले समझ लो क्या होगा। तो हम लगा रहे हैं यहां पे tan 30 आपका क्या होता है 1/√3, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा भैया, ये आपका आ जाएगा x डिवाइडेड बाई √3। अब देखो ये भी अगर ध्यान नहीं दोगे भैया समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, tan 30 आपका क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई √3, तो ये x है, तो ये x आपका कितना होगा x बटे √3 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा आपका क्या होगा भाई, tan 60 होता है √3/x, तो पूरे की लंबाई जो है ये हो जाएगी √3x के बराबर, ठीक है। और √3x की वैल्यू जो है आपको कितनी बताई गई है 60 बताया गया। अब ध्यान से सुनना, तो x डिवाइडेड बाई √3 आपका कितना हो जाएगा भाई, x बाई √3 का मतलब आपने 3 का भाग लगाया, इसकी वैल्यू 20 आ गई। अब 60 में से ये 20 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 60 माइनस का 20 यानी कि 40 हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया 40। इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, अभी इसको और आसान कर देता हूं। देखो जो टॉपिक आपके वीक हैं, मैं बार बार कहता हूं, क्वेश्चन कहीं भागा नहीं जा रहा है, क्लास कहीं भागी नहीं जा रही है, आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसको रिपीट करना पड़ेगा। अब बात करें हम लोग विदाउट x के, बिना x माने, ध्यान से समझना, बिना x माने आपका ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो आपको पता है tan 30 और tan 60, ठीक है, tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3/1। ध्यान से समझना, आपको दिख रहा है यहां पे आधार बराबर है, तो आधार बराबर करने के लिए इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 3/√3। किसको आपत्ति है किसी को? मैंने क्या बोला भैया, आधार समान है तो मैं इसको बराबर करना चाह रहा हूं दोनों के केस में, तो tan 60 को आप 3/√3 लिख सकते हो। हमने ऊपर नीचे √3 का गुणा कराया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 1 यूनिट है तो ये हमारा √3 है, और ये टोटल कितना हो गया 3 यूनिट हो गया, और ये √3 है ही, ये भी √3 है। अब देख लो 3 यूनिट की वैल्यू आपको बताई गई है 60 है, और इसकी लंबाई 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 40। सवाल खत्म। और जब मैं आप मतलब क्या कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाता हूं भैया, उसमें मेन टारगेट होता है यही, इसको मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में यूनिट मेथड कैसे लगाते हैं, बिना x y z या फिर h माने सवाल को कैसे बनाते हैं, वो आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। बशर्ते ये सब वैल्यू याद हो। पता चला आप इसको छोड़ो, यहीं पे कंफ्यूज हो कि ये कैसे हो गया, हमें tan 30 और tan 60 का मान ही नहीं पता है, तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। सेकंड मेथड आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखो नहीं आएगा तो आने के लिए आपको पढ़ना है, मतलब समझ में आने के लिए।
मैं बार बार कहता हूं भैया क्लास को आप पता किसी क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया, आप देखो एक बार अकेले में बैठ के सीधा उस सवाल पर जाओ, क्वेश्चन पहले नोट किए रहो, आप देखो वो समझ में आ जाएगा। 2-3 बार अगर शांति से एक बार विचार करके ना समझ गए फिर वो कभी भूलेगा नहीं, वो कभी भूलेगा नहीं। आप चाहोगे फिर भी वो नहीं भूलेगा आपको। 400 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद बढ़कर 441 हो गई, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या करना आपको, आर का मान बताना है, ठीक है, आर का मान बताना है। देखो 2 साल में पैसा 400 से बढ़ के 441 हुआ है इन 2 ईयर, ठीक है। तो 1 साल में क्या होगा भाई, बोथ साइड आप रूट लोगे, यानी कि पैसा 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 1 का ब्याज मिल रहा है 20 पे, परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा कराओगे, यानी कि आपका आ जाएगा 5%। ऑप्शन में 11% वगैरह देते तो कुछ लोग जल्दबाजी में गलत कर सकते थे, ठीक है। फिर से बता देता हूं भाई, 2 साल में पैसा 400 से बढ़ के 441 हो रहा है। 1 साल के लिए आप क्या करोगे, बोथ साइड हम रूट लेते हैं, इसका रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 20, इसका वर्गमूल हो जाएगा 21। तो 20 से 21 होने का मतलब है आपको 1 का ब्याज मिला किस पे, 20 पर, परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा, तो 5% आपका सही जवाब हो गया। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करके बताइए। हाँ बिल्कुल, देखो 10 उसके हिसाब से भी हो जाएगा, बट वहां पे फिर आप क्या करोगे, वो वाली वैल्यू आएगी √3 -1, मतलब वो कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। यूनिट मेथड में क्या है, कैलकुलेशन जितना ज्यादा आसान हो सके, इसलिए हमने आधार को वहां पे बराबर किया, ठीक है। बाकी जो आपने कमेंट किया उस पर एक बार स्वतः विचार करो तो आपको अपनी बात खुद समझ में आ जाएगी। मिस्टर राकेश जीनवाल, इसका आंसर क्या होगा, 2 संख्याएं हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त बताया गया, HCF आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल कंसेप्ट आप लगा दो भाई। 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो HCF आपसे पूछा जा रहा है, LCM आपको बताया गया है 1736, ठीक है। तो इसका ये सीधा सीधा आपको दिखाई पड़ रहा 2 गुना है, और 2 से डिवाइड करोगे तो HCF कितना आ जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे, ये आपका आ जाएगा 124, ठीक है। क्या होगा, 124 आपके सवाल का सही जवाब है, सबका आंसर सही है। इसका आंसर जरा बताना। अब देखो ये फिर से आपका जो है बहुत ही मतलब अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। ये उतना आसान भी नहीं है, कैलकुलेटिव भी है, कंसेप्चुअल अच्छा सवाल है, और ये आपके ऐसा नहीं CBT 2 में पूछ लिया गया था, ये CBT 1 में ही पूछा गया प्रश्न है। अब सोचो जिसके सेट में ये सवाल आया रहा होगा तो वो बेचारा क्या करेगा। हालांकि ये 100% तय है कि इनको नॉर्मलाइजेशन में नंबर इस सेट में ज्यादा मिले होंगे, मतलब बढ़े होंगे नंबर, बट ये है कि आप अगर सवाल भी सही बना के आ जाओगे फिर आपका मतलब नंबर ज्यादा हो जाएगा। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो आंसर बताने का मतलब भाई अपने साइड से आप कोशिश करो, आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर मैं तो समझाऊंगा ही, पूरा कंसेप्ट आपको डिटेल में यहां पे अब समझाऊंगा वृत्त के बारे में, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 है, इसका केंद्र रेखा y = x-1 पर स्थित है, यदि यह वृत्त बिंदु 7,3 से होकर गुजरता है। अब देखो इसका मैं शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूं, उससे आपका ये सवाल बन जाता, ठीक है। इसकी एक ट्रिक समझिए, बट ये जरूरी नहीं हर जगह लगे, ठीक है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ठीक है। देखो ये जिस पॉइंट से गुजर रहा है, ध्यान समझना, ये जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो वृत्त के समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है।
यानी कि x और y जो है आपका 7,3 रखने पर जहां पे 0 के बराबर आ गया, काम आपका बन गया। तो आप बाई ऑप्शन चेक करा सकते थे। जैसे ऑप्शन नंबर आप ए उठाओ, हम ए में वैल्यू पुट करा रहे हैं। 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9 हो गया, माइनस का 8 सते 56 हो गया, और ये आपका हो गया 6 गुणे 3 18 हो गया, और माइनस का 16 हो गया। देखो क्या ये 0 आ रहा है? नहीं, ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसी तरह से आप ऑप्शन चेक करो। जैसे अब बताओ, मुझे ये भी दिख रहा ना ये ऑप्शन गलत है भैया, सारे के सारे जोड़ हैं, तो ये तो 0 हो ही नहीं पाएगा, कहीं पे कोई वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं, तो ये तो आप चेक ही नहीं कराओगे। यहां पे भी प्लस ज्यादा है, एक ये भी है, ये भी नहीं होगा। डी हम लोग, मैं आपको डी चेक करा के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 है, 7 का वर्ग 49 हो गया। ठीक है, y 3 का वर्ग 9 हो गया, और 8 गुणे 7 यानी कि आपका 56 56 हो गया, 6 गुणे 3 18 हो गया, और प्लस का यहाँ पे 16 हो गया। जरा ऐड कराना, ये आपका हो गया 58 प्लस का 16 यानी कि आपका आ गया 74। तो 74 माइनस का 74 बराबर हो गया आपका 0 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। ये है इसका शॉर्टकट। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है कैसे बनाना है, बट मैं आपको समझाऊंगा इसको पूरा डिटेल में, इसी क्लास में अभी बताने जा रहा हूं कैसे बनते हैं ऐसे सवाल, विथ कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझना चाहोगे तो समझ जाओगे, नहीं पढ़ना चाहोगे तो फिर पेपर में छोड़ के आओगे। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जरूरी नहीं हर बार ये ऐसा बन जाए। भाई कोई और डाटा दिया गया होता जहां पे 0 बन रहा होता तो आप ऑप्शन से नहीं कर पाते। तो इसलिए अब मेथड समझे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कंसेप्ट की। सवाल कैसे बनाना था पेपर में वो मैंने आपको बता दिया, अब समझना। देखो, अगर किसी वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र यानी कि उसका जो सेंटर है वो h, k है। ठीक है, और रेडियस r है, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है r का स्क्वायर। इस तरह से आप वृत्त का समीकरण लिखते हो। फिर से सुनिएगा, अगर वृत्त का केंद्र h है और क्या कहते हैं h, k है और उसकी त्रिज्या r है, तो वृत्त का समीकरण आप इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में एक तो बताया गया है ये आपका 7,3 से होकर गुजरता है, यानी कि x का मान आप 7 और 3 तो रख लोगे। ठीक है, इक्वेशन आपको मिलेगा। अब यहां पे ये भी बोला गया इसका जो केंद्र है वो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 पर स्थित है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1, और केंद्र आपने h, k लिया है, तो y की जगह k और ये आपका h माइनस 1 हो गया, यानी कि k की वैल्यू आकी h माइनस 1। अब देखो ये 7,3 से गुजर रहा है और y और x की वैल्यू हम लोग साथ के साथ यहाँ पे पुट कराएंगे। ठीक है, और ये आपका जो है गुजर रहा है इस लाइन से। प्लीज बोर्ड पर ध्यान से समझना भैया, x का मान हमने रखा 7, 7 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, y की वैल्यू आपने क्या रखी? y का मान आपने रखा 3। ठीक है, और k की जगह आपने क्या रखा? h माइनस का 1, तो ये माइनस h प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, और रेडियस आपका यहां पे कितना हो जाएगा? त्रिज्या 3 बताया गया, तो इसकी वैल्यू 9 हो गई। हमें यहां से h का मान मिल जाएगा, और h का मान मिलने के साथ ही आप क्या करोगे? k की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। कंसेप्ट तो खत्म हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है। आइए कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपको देखो ये आपका हो जाएगा, चलो एक बार लिख देता हूं यहाँ पे 7 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस का ये आ जाएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा। मैं वैल्यू जो है एक साथ लिख रहा हूं पूर्णांक को। ठीक है, जैसे यहां पे आएगा 49 और यहां पे आएगा 16, 7 का वर्ग 49 और ये आपका आएगा 16, तो 49 और 16 आपका हो जाएगा 65, 65। एच का स्क्वायर प्लस का 2h स्क्वायर माइनस का 14h माइनस का 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22, तो माइनस का 22h इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, तो इसको इधर लेकर आते हैं भाई, 2h स्क्वायर माइनस का 22h, ये इधर आएगा घटेगा इसमें से, तो ये कितना बचेगा भैया? 56 यानी कि 56 बचेगा, तो प्लस का 56 इक्वल टू 0 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी h स्क्वायर माइनस का 11h और प्लस का 28 बराबर 0 हो गया। ध्यान से सुनते रहिएगा।
अब यहां से h के 2 वैल्यू आ जाएंगे, h का 2 मान आ जाएगा। आप देखो -4 और -7 है, तो h की 2 वैल्यू आएगी 4,7 यानी कि 4,7 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा 4,7 आ जाएगा। अब h की दोनों वैल्यू आप ले लो भैया। h का मान जब आप 4 लोगे, ठीक है, h का मान जब आप 4 लेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इससे आप क्या करोगे, समीकरण बना के देख लो, यहां पे वैल्यू पुट कराओगे, आपको यही मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं समझे, पहले ये बता दो मुझे